नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में आज पटना के दीघा विधानसभा के उम्मीदवार पप्पू राय जी शामिल हुए। पप्पू राय जी ने दीघा विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच कोरोना महामारी के वक्त घर घर जाकर सहायता करने का काम किया और लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया। और आपको बता दें, पप्पू राय जी ने दीघा विधानसभा के वर्तमान सरकार संजीव चौरसिया पर जमकर हमला बोला और नीतीश सरकार के खिलाफ विफलताओं को गिनवाया और हमारे साथ बातचीत में और क्या क्या कहा, आइए हम जानते हैं अपने खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में। जानते हैं कि पप्पू राय जी ने और क्या क्या आरोप लगाए वर्तमान सरकार पर। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज अपने चुनावी कार्यक्रम चुनावी मंथन में आज हम मौजूद हैं पप्पू राय जी के पास। दीघा विधानसभा क्षेत्र से समाजसेवी और कर्मठ उम्मीदवार के तौर पर ये इस बार के विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर, विधानसभा की राजनीति को लेकर और इस बार की जनता किसको वोट करेगी और किधर रुझान है, इन सारी बातों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, नेशन 24 जनता का रुझान बिल्कुल स्पष्ट है। इस बार तेजस्वी जी को सब मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। आखिर के आपको वोट क्यों दे जनता? आज के नेता जो कहते हैं चुनाव में लड़ते हैं विधायक के कि हमको वोट दीजिए, तो क्यों वोट दे आपको? कुछ तो बताइएगा। जब कोरोना ऐसा महामारी हुआ, लॉकडाउन हुआ, बिहार में बिल्कुल भूखमरी की स्थिति आ गई। जो हमारे मजदूर भाई थे बाहर में फंसे हुए थे, उनका परिवार का यहाँ भूखमरी का स्थिति आ गया। वो जहाँ फंसे हुए थे उनका वहाँ भूखमरी का स्थिति आ गया। इसमें नेता कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। जो सरकार थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हुए, कोई रुचि नहीं दिखाए। ये बिल्कुल अपना चुनावी मूड में लगे हुए रहे। और आज जब चुनाव आया है तो ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जबकि वर्चुअल रैली करने में कितना खर्च गिर रहा है। इससे गरीब जनता के बीच इनको जाना चाहिए था। हमारे दीघा स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया जी हैं, पूरे कोरोना काल में अपना घर में छिपे हुए रहे, बिल्कुल क्वारंटाइन रहे, जबकि वो जानते थे कि हमारा विधानसभा क्षेत्र है जो गंगा किनारे राजापुर जो पड़ता है, बिल्कुल 80% सलम बस्ती पड़ता है। यहाँ डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो वो कहाँ से खाएगा? ऑटो चालक, रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाला, इस टाइप के डेली रेजा में काम करने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे विधायक इसको ज़रूरत नहीं समझे कोरोना में। और आज चुनाव आया है तो लगातार घूम रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं वोट मांगने। पूरे 5 साल में हम समझते हैं कि हमारे दीघा के जो विधायक हैं एक काम भी नहीं किया। पूरा दीघा विधानसभा क्षेत्र को उठा लीजिए, एक अभी 2 घंटा का बारिश हो जाए तो लगता है कि कमर पानी लग जाएगा, आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा। मात्र 2 घंटा का बारिश में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, 2 घंटा का बारिश में पूरा नेपाली नगर डूब जाएगा, राजीव नगर डूब जाएगा। तो आखिर के 5 साल में किए क्या? एक भी सरकारी स्कूल में बेंच कुर्सी तक नहीं है, ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। तो फिर दोबारा इस चुनाव में खड़ा हो रहे हैं। इनको तो वोट मांगने का अधिकार नहीं है। जब जनता त्राहिमाम कर रहा था, लोग उनके पास फोन कर रहा था तो मोबाइल उठा नहीं रहे थे। तब हमने उस कोरोना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगातार हमने पूरे विधानसभा का सर्वे किया। सर्वे करके जहाँ भी गरीब सलम बस्ती था वहाँ राशन वितरण किए। लगातार 2 महीना हम राशन वितरण किए। पूरे अपना विधानसभा को सैनिटाइज करवाएं अपना खर्च से। तो फिर चौरसिया जी को हमको लगता है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मोदी जी के साथ लाइव करते हैं चौरसिया जी। क्या? नीतीश कुमार मोदी जी के साथ चौरसिया जी वर्तमान विधायक हैं, लाइव करते हैं, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता का आक्रोश भी झेलना पड़ता है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे चौरसिया जी एक्सटीटी आए गए थे तो वहाँ का जनता उनको खदेड़ दिया। उसके बाद देखे हम कि नेहरू नगर गए, वहाँ खदेड़ दिया। इंद्रपुरी गए तो वहाँ खदेड़ दिया। जब आप 5 साल कुछ कीजिएगा ही नहीं तो जनता बिल्कुल खदेड़ेगा। दीघा राजीव नगर ऐसा एरिया है, 224 एकड़ जमीन का मामला फंसा हुआ है। लगातार 20-25 साल से यहाँ 20-25 साल से एनडीए के विधायक जीत रहे हैं, लेकिन उस मामला को उलझाए हुए हैं। ठीक है, उस मामला को आप उलझाए हुए हैं, कम से कम इतना तो कीजिए कि मकान बनाने वालों को पैसा नहीं लगे, पुलिस का धांधली कम हो। लेकिन आप 50 साल का जमीन लीजिए, मकान बनाने जाइए तो आपको 2 लाख रुपया
रंगदारी टैक्स लगता है। रंगदारी टैक्स कोई गुंडा नहीं लेता है, पुलिस लेता है। ये सब क्षेत्र में उनको ध्यान देना चाहिए था, कुछ भी नहीं किया। मांझी जी यूपीए छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए, नीतीश जी के पास गए, क्या कारण रहा? मांझी जी कोई पार्टी नहीं है जी, वो अपना फैमिली का बाप बेटा का सीट बनाना चाहते हैं। जब इसमें आए थे तो बेटा को एमएलसी बना दिया, और फिर उसमें गए हैं कि अपना राज्यसभा को जुगाड़ उगाड़ लगा ले। उनका कोई जनता से लेना देना नहीं, कोई मतलब उनको नहीं है। मतलब आपका कहना है कि मांझी जी इसलिए गए कि अब उनकी कुछ दूसरे जगहों पे उनकी व्यवस्था हो सके। हाँ, दूसरी जगह कोई व्यवस्था हो जाए। कोनो वो गरीब का नेता होता नहीं है, वो अपना फैमिली मेरा कैसे सेटल हो इतना ही सोचते, वो ज़्यादा सोचते भी नहीं है वो। चलिए उनका दूसरे सीट पर सोचने दीजिए। नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, कितना विकास आपको दिख रहा है इस राज्य में? खुद देखे होंगे नीतीश कुमार का विकास। ये कोरोना ऐसा महामारी में किट पैड तक नहीं था, हॉस्पिटल में बेड तक नहीं था, मरीज मर रहा था, एक बेड पर मरीज पड़ा हुआ रहा था 3 दिन तक, कोई लाश उठाने वाला नहीं था। एक बगल के बेड पर पेशेंट को खाना मिलता था, वो बगल में लाश पड़ा हुआ वो तो इसी तरह बीमार पड़ जाएगा देखने के बाद। तो नीतीश कुमार क्या विकास किए? पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन करके आते हैं पुल टूट जाता है, कहीं उद्घाटन करने जाने से पहले 24 घंटा पहले टूट जाता है। तो क्या विकास किए? नीतीश जी यही विकास किए हैं कि हर गांव हर शहर में 10 लड़का शराब बेचने का धंधा कर रहा है। यानी आपका कहना है कि शराबबंदी के बावजूद भी धड़ल्ले से शराब बिहार में जारी है? बिल्कुल धड़ल्ले से। हमारे जो छात्र बच्चे जो बैग किताब लेते थे बैग पर, आज शराब का बोतल लेकर घूम रहे हैं, बेच रहे हैं। पूरा काला बाजारी कर दिया इन्होंने। इनका शराब बंदी करना मंशा नहीं था, इनका मंशा था अपने लोग इसमें किस तरह पैसा कमाए। आज हो रहा है, सत्ता का सभी लोग शराब बेचवा रहे हैं। शराब अगर सरकार का मंशा हो जाएगा शराब बंद करना है, एक दिन में शराब बंद हो जाएगा, हर बॉर्डर को सील कर देंगे। लेकिन इनका मंशा शराब बंद करना नहीं है, सिर्फ प्रचार करना है और अपने लोगों को इसमें रोजी रोटी देना है। क्या लगता है कोरोना जैसे मामलों में और ये सब सारे मामलों की जो बात कर रहे हैं आप, उस समय कहीं ना कहीं घोटाला नजर आता है क्या? जब नीतीश कुमार जी जब कुर्सी से हटेंगे तो एक बिहार में घोटाला का रिकॉर्ड बनेगा, इतना घोटाला का रिकॉर्ड बनेगा कि गिन नहीं पाइएगा। गिनीज वर्ल्ड में नाम लिखाएगा नीतीश जी का। कोरोना का जब घोटाला होगा, जितना ये पुल पुलिया जो दह रही है उद्घाटन में, ये सब घोटाला, जितना सृजन घोटाला से लेके मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ये सब घोटाला का रहस्य खुलेगा। जब सरकार से हटेंगे तब इनको चलेगा पता। इतना घोटाला किए हैं कि आप थक जाइएगा गिनते गिनते कितना घोटाला, हर विभाग में इनका घोटाला है। पुल के टेंडर लीजिए, उसमें कमीशन खोरी है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल को इन्होंने टेंडर दिए हैं कि कोरोना को इन लोग देख रेख करेंगे। पहले कहें कि रेट फिक्स करेगा हॉस्पिटल, उससे भी कमीशन बांध दिए। जब जनता हल्ला करने लगा तब बोले नहीं सरकार रेट फिक्स करेगा इसका। हर जगह घोटाला है इनका, कितना कहा जाए। और जनता इस बार इनको जवाब देगा घोटाला का बदला। इनका एक सपना था जो लगातार ये कहते रहे, 7 निश्चय सपना। उस 7 निश्चय सपना में आपको लगता है कितना इनका सपना पूरा हुआ? 7 निश्चय इनका फेल है। घर घर जल योजना जाकर देख लीजिए, हमारा ही वार्ड यहाँ पड़ता है 22 से, यहाँ मेरी भाभी पार्षद है, जाकर देखिए कहीं जल नल का व्यवस्था नहीं। इन्होंने चुनाव को देखते हुए नगर निगम को आदेश दिए हर वार्ड में एक बोर्ड लगना चाहिए तो लगना चाहिए, बिल्कुल दबाव में आप बोर्ड लगवा के उद्घाटन करवाएं। हर एक वार्ड में प्रशासनिक प्रेशर देंगे, लगना चाहिए बोर्ड। हमारे पास भी वार्ड से खबर आया कि आप यहाँ एक बोर्ड लगा के उद्घाटन कराइए। हम बोले क्यों? जब जल नल योजना नहीं बना तो हम क्यों कराए? हम नहीं कराएंगे। इसके बावजूद मैनपुरा में जाकर नगर निगम का अफसर लोग वहां जाकर बोर्ड लगा उद्घाटन किया। यानी कि उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री कह सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल उद्घाटन करता हो गया अभी। अब जब चुनाव का टाइम आया तो सिर्फ उद्घाटन, हर जगह उद्घाटन। अब कुर्सी कुमार कहिए, उद्घाटन करता कहिए, कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है दोबारा सत्ता पे आएंगे? दोबारा सत्ता में तो आने के लिए वो खुद जान रहे हैं वो सत्ता में नहीं आना है, इसलिए लगातार उद्घाटन कर रहे हैं। कैसे जनता इनको वोट देगा?
पूरे विधानसभा में इन्होंने गरज गरज कर कहे थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो इनका तो कथनी करने का पता नहीं चलता है, कहते हैं क्या करते हैं क्या। हम क्या बिहार में बचा, शिक्षा पूरी तरह चौपट हो गया है, स्वास्थ्य चौपट है, अपराध पर लगाम नहीं इनका, प्रतिदिन हत्या लूट बलात्कार। पीएमसीएच ऐसा नामी हॉस्पिटल में जब एक बच्चे मिलती है आपको यहाँ फतुआ के पास, उसको लाया जाता है, शाम में हॉस्पिटल में रखा जाता है और रात में उसके साथ बलात्कार हो जाता है। क्या वो किसी माननीय मंत्री की बेटी होती तो उसका घटना घटता? वहां एक सीसी कैमरा तक का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट। यानी आप कह सकते हैं कि अपराध से लेके सारा कुछ मतलब धराशायी हो चुका है। पुराना कहावत नहीं है, हिंदू होटल राम भरोसे, वही राम भरोसे चल रहा है इनका सरकार। तो लगता है आज से साल और पहले से सिर्फ अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए, दोबारा हम मुझे सत्ता हासिल करें। आप जाइए ना, किसी भी स्कूल का सर्वे कीजिए ना जाके, ऐसा नहीं कि अभी स्कूल बंद है तो स्कूल में ताला तक भी नहीं रहता है। आप जाकर देखिए, एक में भी बेंच कुर्सी नहीं है। तो क्या बच्चा पढ़ेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे कहाँ से? हम समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल का टीचर का वेतन मिलता है 20,000 रुपया, उसका बच्चा IAS IPS करता है। सरकारी स्कूल के टीचर का वेतन मिलता है 60,000 रुपया, उसका बच्चा क्यों नहीं तरक्की करता है? बिल्कुल ध्यान नहीं देते शिक्षा पर। शिक्षा नाम कोई चीजें नहीं रह गया है। अब विकास तो है ही नहीं, विकास नाम का लड़का लाइए, विकास तो है ही नहीं है। अब आपकी बात करते हैं, दीघा विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा एजेंडा लेके आप जनता के बीच जाएंगे? बहुत अच्छा बात की है। हम भी यहाँ के उम्मीदवार हैं, संजीव चौरसिया जी। आखिर हम जनता के पास जाएंगे वोट मांगने, जनता आपसे पूछेगी कि आपको वोट हम क्यों दें, तो हम बताएंगे, संजय चौरसिया भी जवाब देंगे। जब कोरोना काल हुआ तो हमने जनता के लिए काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरे दीघा विधानसभा में आज भी मैं वादा करता हूँ, किसी भी घर का, हमारे माँ बहन यहाँ आए होंगे, किसी का भी लड़की का शादी हो, हमारे पास आए हो तो खाली हाथ नहीं लौटा, सबका सेवा किया। और रहे एजेंडा की बात, तो मेरा पहला एजेंडा होगा राजीव नगर का जो 1024 एकड़ का जमीन है उसका निदान करना। उसमें काफी दो चार किसान लोग भी मारे गए अभी तक पुलिस से गोली से, कितने लोग जेल जा चुके हैं, कई JCB भी लहक चुका है। तो इसका निदान होना बहुत जरूरी है, पहला मेरा एजेंडा होगा। दूसरा एजेंडा होगा शिक्षा से। हमारे क्षेत्र में जो भी सरकारी स्कूल है एकदम सही ढंग से चले, हर स्कूल में बेंच कुर्सी हो, 2-3 विद्यालय ऐसा हो जो नेतरहाट की तरह हो, यहाँ उससे भी बच्चा निकले और कम गरीब का ही बच्चा, हाँ गरीब का ही बच्चा पढ़े, उसे भी शिक्षा मिले। गरीब का बच्चा भी शिक्षा लेने का अधिकार है। बहुत सा स्लम बस्ती में जाइएगा, एक से एक स्टूडेंट मिलता है जो काफी ब्रिलियंट है, लेकिन पैसा का अभाव में नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए विशेष ध्यान देना। स्वास्थ्य, हमारे दीघा विधानसभा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है सरकारी जिसका सही ढंग से इलाज हो सके, दूसरा मुद्दा होगा। और तीसरा एक मुद्दा होगा, हमारे यहाँ बिनटोली बसा हुआ है जो बिल्कुल अभी टापू बना हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अपने से बसा हुआ, सरकार द्वारा बसाया गया है। अभी वहां जाइएगा तो लगेगा कि हम शहर से 100 किलोमीटर दूर आ गए, कहीं से कोई उसका रास्ता नहीं है। हमारे विधायक जी जो थे 4 साल से लगातार वो लोग से कह रहे हैं कि हम पुल बनाएंगे, लेकिन आज तक उनका पुल बना नहीं है। दीघा में उन्होंने वादा किए थे कि हम शमशान घाट बनाएंगे, वो भी नहीं बना। ये कहीं घूमते ही नहीं। आज भी वो क्षेत्र में घुमा दिया जाए, जो राजनीति से जुड़े व्यक्ति 10% वही लोग इनको फेस से पहचान सकते हैं, और नहीं तो इनको कोई नहीं पहचानेगा मेरा क्षेत्र में विधायक। मतलब वादों से मुकरना उनकी आदत है। हाँ, शुरू से आदत है उनका वादों से मुकरना। हम बोले ना, कथनी करने में बहुत अंतर होता है, वादा तो हर कोई करता है। तो अभी हमने पप्पू राय जी से बात किया, इन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक वादों से सिर्फ मुकरने जानते हैं, वादा पूरा करने नहीं जानते हैं। इन्होंने अपने एजेंडे को भी हमारे माध्यम से जनता के बीच लाया है और बताया है कि मैं इन सारे एजेंडों पे काम करूंगा और लोगों के बीच जाके उनकी समस्याएं, उनके सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा को लेकर काम करूंगा और जनता को एक नई जगह, एक नई आवाम, नई पहचान दूंगा। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।
अभी तक के खबरों के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहना नेशन 24। नमस्कार।